So, hello dear students, I hope you all are doing good. Welcome to day 53 of JEE Triple One Days series. आज के सेशन में हम लोग 4 प्रोसेसेस सिर्फ देखने वाले हैं और उसके क्वेश्चंस देखेंगे. दैट इज आइसोथर्मल, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. ओके, बिफोर स्टार्टिंग आउट विद द प्रोसेस हमें बेसिकली जरूर पढ़ने वाली है स्पेसिफिक हीट को थोड़ा समझ लेते क्या होता है. स्पेसिफिक हीट जो होता है उसमें से हम मोलर स्पेसिफिक हीट देखने वाले. मोलर स्पेसिफिक हीट बेटा क्या होता है कि अगर एक मोल ऑफ सब्सटेंस को कुछ वन टेम्परेचर यूनिट डिग्री सेल्सियस या यूनिट केल्विन बढ़ाने के लिए, उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट एनर्जी देनी पड़ती है उसे हम लोग कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट. तो यहाँ पर मोलर स्पेसिफिक हीट को हम सी से डिनोट करते हैं. एंड ये जो मोलर स्पेसिफिक का फॉर्मूला है वो है हीट एनर्जी सप्लाइड पर मोल. मोल को हम एन से भी डिनोट करते हैं पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर. तो ये जो है वो हमारा मोलर स्पेसिफिक हीट का जनरल फॉर्मूला है. ठीक है, अब यहाँ पर बेटा दो तरीके की मोलर स्पेसिफिक हीट को समझना जरूरी है कि अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे मोलर स्पेसिफिक हीट की बात करें तो किस तरीके से उसे हम कंसीडर करेंगे और कैसे इसका इक्वेशन होता है, क्या इसका फॉर्मूला होता है. तो यहाँ पर बेटा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम मुझे फाइंड करना है. तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि भाई डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. ठीक है, लेकिन बेटा जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं तो ये डेल्टा वी जो है वो उस केस, सॉरी डेल्टा डब्ल्यू जो है वो उस केस में जीरो हो जाता है. क्यों सर ऐसा? क्योंकि बेटा वर्क डन जो होता है ना वो होता है पी डेल्टा वी. ठीक है, अगर वर्क डेल्टा वी का मतलब क्या, देर इज नो चेंज इन वॉल्यूम. अब यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम ही नहीं हो रहा है तो डेल्टा वी तो जीरो हो जाएगा क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम नहीं हो रहा, कांस्टेंट वॉल्यूम है. वॉल्यूम कैसा है? कांस्टेंट, तो उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा. तो पी डेल्टा वी की वैल्यू तुम्हारी जीरो हो जाएगी. तो वर्क डन जो है वो तुम्हारा जीरो हो गया यहाँ पे, डेल्टा डब्ल्यू जीरो हो गया. तो अब यहाँ पर मोलर स्पेसिफिक हीट मुझे डिफाइन करना है डेल्टा क्यू अपॉन सी डेल्टा. अच्छा, अब ये बता दूं मैं, ये डेल्टा यू जो होता है वो इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला है एन इंटू एफ आर डेल्टा टी बाई टू. ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू. तो नफरत बाई टू इससे हम याद रखते हैं एन एफ आर डेल्टा टी बाई टू. अब यहाँ पर क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, तो ये मेरा डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है एफ आर बाई टू. एफ आर बाई टू. और यही मेरा होता है बेटा स्पेसिफिक हीट पर यूनिट वॉल्यूम. स्पेसिफिक हीट फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम. तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम सीवी कहते हैं और उसका फॉर्मूला है एफ आर बाई टू. ठीक है, अब वैसे ही अगर बेटा हम इसकी बात करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसमें क्या होता है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, इस बार क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है. तो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करें तो डेल्टा क्यू जो होता है दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है. सर ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ डेल्टा यू, व्हाट इज डेल्टा यू, तो दैट इज एन एफ आर डेल्टा टी बाई टू. ठीक है सर, और सर वर्क डन क्या है, तो वर्क डन जो होता है वो है पी डेल्टा वी. ठीक है, लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहता है, दैट इज ऑल्सो एन आर डेल्टा टी. तो यहाँ पे क्योंकि डेल्टा टी के फॉर्म में है तो मैं इसको एन आर डेल्टा टी के फॉर्म में लिखूंगा. अब यहाँ से बेटा आप देख सकते हो एन डेल्टा टी कॉमन निकल सकता है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एफ आर बाई टू प्लस आर. एफ आर बाई टू प्लस आर, दैट इज माई डेल्टा क्यू. अब इसी डेल्टा क्यू के नीचे हम लोग एन डेल्टा टी लेकर आते हैं तो बेटा ये आपका सीपी का फॉर्मूला बन जाएगा स्पेसिफिक हीट का. और बाकी क्या बचता क्या है वो देख लो, तो एफ आर बाई टू प्लस आर दैट इज इक्वल्स टू आर कॉमन एफ बाई टू प्लस वन. और वी कैन ऑल्सो से दैट आर कॉमन एफ प्लस टू बाई टू. आर कॉमन एफ प्लस टू बाई टू. ठीक है, तो ये इक्वेशन है सीपी का और यहाँ पर ये जो है सीवी का इक्वेशन है एफ आर बाई टू. अब बेटा सीपी और सीवी का कुछ रिलेशन है तो वो देख लेते हैं क्या है. तो बेटा अगर आप सीपी माइनस सीवी करोगे, सीपी माइनस सीवी करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीपी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ये एफ आर बाई टू प्लस आर, एफ आर बाई टू प्लस आर, और उसमें से माइनस करना है सीवी विच इज एफ आर बाई टू. तो इनको हम कैंसिल आउट कर देंगे तो सीपी माइनस सीवी जो है वो बेटा आर हो जाता है. ठीक है, वो क्या हो जाता है, आर. और सीपी अपॉन सीवी अगर हम करते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पर एफ. ठीक है, एफ बाई टू, एफ बाई टू प्लस वन
इंटू आर डिवाइडेड बाय F/2 इंटू आर। ठीक है, तो ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा F+2/2 इंटू F/2। तो ये तुम्हें मिल रहा है F+2/F। अब ये सर F क्या है? तो F है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जो हम KTG के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। KTG के अंदर हम पढ़ेंगे F जो है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अभी के लिए आप याद रख लो डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये KTG में बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा क्या होता है। इसमें होता है कितने फॉर्म के अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है किसी भी गैस के अंदर। जैसे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में कुछ एनर्जी होगी उसके पास, रोटेशन के फॉर्म में कुछ एनर्जी होती है, वाइब्रेशन के फॉर्म में कुछ एनर्जी होती है। तो कितने फॉर्म में एनर्जी होती है उससे हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहते हैं। जैसे मैंने बहुत पहले एक रोबोटिक्स का कोर्स किया था, तो वहाँ पर जब रोबोट डिजाइन करने का बताते हैं ना, तो वहाँ भी ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है। तो बोले सर रोबोटिक्स में कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा? तो वो लोग क्या करते हैं, कितना मोटर की जरूरत पड़ती है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। कितना मोशन की जरूरत है रोबोट को, जैसे फॉर एग्जांपल ये हाथ हिलाना है तो ये मोशन के लिए एक मोटर चाहिए, फिर ऐसा मोशन करना है तो एक मोटर चाहिए, ठीक है। अगर ये हिलाना है तो एक मोटर चाहिए। तो वैसे कितनी मोटर्स चाहिए होगी, उतनी जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कितना मोशन आपको करवाना है। तो वैसे ही कहा जाता है कि गैस के पास कितने टाइप का मोशन है। तो गैस कभी लीनियर मोशन कर रहा है, कभी रोटेशनल मोशन कर रहा है, कभी वाइब्रेशन कर रहा है। तो ये सबके अंदर कुछ एनर्जीज चाहिए होती है, जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है उतनी एनर्जीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज कितने कितने टाइप का मोशन वो गैस कर रहा है, ठीक है, उस पर डिपेंडेंट होता है। तो कभी कभी डिपेंड करता है, अकेला गैस है तो उसका अलग वैल्यू होगी, दो गैस है डायटमिक गैस है उसकी अलग होती है, तीन है ट्राइटमिक गैस उसकी अलग है, मोनो एटमिक गैस है बहुत सारे उसकी अलग होती है। तो वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे ओवरऑल ये डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ये अभी तक के आपको याद रखना है, एफ की वैल्यू जनरली गिवन होगी। अच्छा ये जो है इसी को हम गैमा भी कहते हैं, तो CP/CV को हम गैमा कहते हैं, ठीक है। तो गैमा इज नथिंग बट F+2/F, इसी को हम गामा कहते हैं, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो है। तो यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं कि कभी कभी अगर आपको डेल्टा क्यू की वैल्यू निकालनी है तो आप NCP डेल्टा T से भी निकाल सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पे इसमें सारी चीजें कंसिडर करें, कुछ भी जीरो नहीं किया हमने यहाँ पे, ठीक है। अगर हमें किसी भी प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू की वैल्यू निकालनी है तो हम NCP डेल्टा T से भी निकाली जा सकती है। नोट, फॉर एनी प्रोसेस, फॉर एनी प्रोसेस, if change in heat energy, whether it is supply or absorb, is to be calculated, is to be calculated, we can use we can use we can use delta q is equals to NCP डेल्टा टी। एंड किसी भी प्रोसेस के लिए हम ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। बस CP की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होना चाहिए, तो F+2/2 इंटू आर, इससे आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए बेटा अब चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट प्रोसेस के, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मतलब सेम, एंड थर्मल मतलब होता है टेम्परेचर, थर्मल होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस को कहते हैं द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर टेम्परेचर ऑफ गैस और सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम remains constant, remains constant is called isothermal process, isothermal process। ये जनरली जो होती है ना बेटा, ये प्रोसेस वेरी स्लो होती है, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। एग्जांपल के तौर पे आइस जो है, पानी जो है जब आइस में कन्वर्ट हो रहा होता है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ये प्रोसेस हो रही होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस, वाटर इज फ्रीजिंग इनटू आइस, देन दिस प्रोसेस इज वेरी स्लो। तो वहां पर हम इसे कहेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस होती है। और जब पानी का और आइस का टेम्परेचर सेम रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जब पानी आता है उसके बाद वो फ्रीज होना स्टार्ट करता है, और उस वक्त उस पानी का और आइस जो बन चुका है उनका टेम्परेचर सेम रहता है, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। कभी पानी स्टीम में कन्वर्ट होता है तो वेपराइजेशन प्रोसेस भी आइसोथर्मल होती है। फ्यूजन प्रोसेस भी, आइस जब पानी में फ्यूज हो रहा होता है, कन्वर्ट हो रहा होता है, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पूरी प्रोसेस हो रही होती है। तो हम ये कह सकते हैं द बेस्ट एग्जाम्पल इज फ्यूजन
एंड वेपराइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस वही हम कहते हैं फ्यूजन, मतलब मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, ये सब 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, एट 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। वेपरेशन ऑफ वाटर जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो ये सारी जो प्रोसेसेस हो वो आइसोथर्मल प्रोसेसेस कहलाती है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू जीरो, डेल्टा टी इक्वल्स टू जीरो, टी इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू टी फाइनल, टी इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू टी फाइनल। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम देखें तो बॉयल्स लॉ जो होता है, बॉयल्स लॉ यहाँ पे अप्लाई होता है, बॉयल्स लॉ अप्लाइज। अब बॉयल्स लॉ क्या कहता है, P1 V1 मस्ट बी इक्वल टू P2 V2। क्यों अप्लाई हुआ ये, बिकॉज हम जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन है PV इक्वल्स टू nRT। अब T कांस्टेंट, R कांस्टेंट, N कांस्टेंट, तो ये जो पूरी की पूरी चीज़ है वो कांस्टेंट हो गई। अगर ये कांस्टेंट हो गई इसका मतलब क्या, P इनिशियल V इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू P फाइनल V फाइनल, दैट मीन्स P1 V1 मस्ट बी इक्वल टू P2 V2। ठीक है, और ये हम कह सकते हैं कि P1 बाई P2 मस्ट बी इक्वल टू V2 बाई V1 ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अगर हमें पूछ लिया कि भाई पीवी का ग्राफ कैसा होता है ना, पीवी का ग्राफ कैसा होगा, तो भाई आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर पीवी इज कांस्टेंट, तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है ना, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी तो उसका ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, इस तरह से कुछ ग्राफ होता है। ठीक है, अब इस ग्राफ का स्लोप कभी कभी पूछा जाता है, तो हम जानते हैं कि भाई पीवी इज कांस्टेंट है, पीवी इज कांस्टेंट। अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो डीपी इंटू वी प्लस पी इंटू डी वी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। अब डी पी इंटू वी मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ पी डी वी कह सकता हूँ, और यहीं से बेटा मेरे को मिलता है डी पी बाई डी वी की वैल्यू जो हो गई माइनस ऑफ पी बाई वी। तो यहाँ पर जो स्लोप है वो माइनस ऑफ पी बाई वी से दिया जाता है, स्लोप किससे दिया जाता है, माइनस ऑफ पी बाई वी। तो ये आपको स्लोप मिलता है इस तरीके से। ठीक है, अब सेकेंड थिंग ये कि अगर आपको कोई पूछता है व्हाट इज टीवी ग्राफ, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ, या व्हाट इज पीटी ग्राफ, व्हाट इज पीटी ग्राफ, तो याद रखना टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो टेम्परेचर लाइन पे, ये लाइन के ऊपर आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलती है। अब ये टेम्परेचर वाला जो है उसके ऊपर भी ये यहाँ पे आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलती है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। सिर्फ पीवी वाले के अंदर कुछ इस तरह से आपको नेगेटिव स्लोप मिलता है, स्लोप नेगेटिव है वो भी यहाँ पर दिखाया हुआ है मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारी बातें हो गई। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं। चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। व्हाट अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर हम अप्लाई करते हैं डायनामिक्स, है ना, तो इसमें तीन चीजें होती है, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, अब क्योंकि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, सिंस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, सो डेल्टा टी इक्वल्स टू जीरो। अब जो डेल्टा यू होता है वो तो नफरत एन एफ आर डेल्टा टी बाई टू है, तो डेल्टा यू जो है वो तुम्हारा जीरो हो गया, डेल्टा यू तुम्हारा जीरो हो गया, क्योंकि डेल्टा टी जीरो हो गया, डेल्टा टी जीरो हो गया तो ये पूरा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बॉडी की इंटरनल एनर्जी कभी चेंज नहीं होगी। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब इंटरनल एनर्जी पूरी की पूरी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है। अगर तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर ही चेंज नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी कभी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब ये कि आप जो भी हीट दोगे उसका वर्क डन होगा, वॉट एवर हीट इज सप्लाई दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। डेल्टा क्यू मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। अब मुझे वर्क डन फाइंड करना है, इक्वेशन फॉर वर्क डन क्या होगा, इक्वेशन फॉर वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला है पी डेल्टा वी, है ना, और इसको हम म्यू आर डेल्टा टी भी कह सकते हैं। अब मैं इसको पी डेल्टा वी से फाइंड कर रहा हूँ, मैं इसको पी डी वी से फाइंड कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी से मैं फाइंड करता हूँ। चलो, फ्रॉम वी इनिशियल टू वी फाइनल। अब हम एक काम करते हैं, पी वी इक्वल टू
NRT, वी ऑल नो PV इक्वल टू NRT होता है, तो हम P को लिख देते हैं NRT बाई वी, NRT बाई वी, तो ये हो जाएगा मेरा NRT बाई वी इंटू DV। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है फ्रॉम V इनिशियल टू V फाइनल। तो यहाँ पर बेटा NRT जो है वो बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई वी DV हो जाएगा फ्रॉम V इनिशियल टू V final, and I'll be getting that is equals to NRT natural log of V from V initial to V final, which is equals to NRT natural log of V final minus natural log of V initial। ठीक है, अब यहां पर हम लिख सकते हैं, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू NRT नेचुरल लॉग ऑफ V फाइनल अपॉन V इनिशियल। अब यहां पर बेटा दो चीजें होगी, क्या होगी, इफ फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम एंड इफ इनिशियल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, अगर फाइनल वॉल्यूम बड़ा हुआ इनिशियल वॉल्यूम से, अगर फाइनल वॉल्यूम बड़ा हुआ इनिशियल वॉल्यूम से, तो हम इसे कह देंगे इट इज एक्सपांशन, इट इज एन एक्सपांशन। अगर इनिशियल वॉल्यूम बड़ा हुआ फाइनल वॉल्यूम से, तो इट इज कंप्रेशन, तो इट इज कंप्रेशन या कॉन्ट्रैक्शन। अब ऐसे केसेस के अंदर नेचुरल लॉग की जो वैल्यू होती है, नेचुरल लॉग ऑफ V फाइनल अपॉन V इनिशियल, सिंस VF इज ग्रेटर देन VI, सो दैट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, सो वर्क डन जो है वो भी तुम्हारा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब यहां पर कंप्रेशन की जब बात होती है, तो नेचुरल लॉग ऑफ V फाइनल अपॉन V इनिशियल की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी, तो वर्क डन विल बी नेगेटिव, वर्क डन विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा इस केस में, इस केस में वर्क डन जो है वो नेगेटिव होगा व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद आइसोथर्मल प्रोसेसेस। आगे बढ़ते हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग आइसोथर्मल प्रोसेसेस। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ परफेक्ट गैस रिमेन्स कांस्टेंट इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। बॉयल्स लॉ जो है वो ओबे होता है, हमने बात कर ली इसकी। A graph between pressure and volume of given mass of gas at constant temperature is known as isotherm और आइसोथर्मल कर्व ऑफ अ गैस। जो हमने अभी बात की थी आइसोथर्म की, वो ये आपका पीवी वाला ग्राफ था जो कुछ ऐसा हो रहा था। ठीक है, उसको हम आइसोथर्म कहते हैं। अच्छी बात है, टू आइसोथर्म ऑफ अ गिवन गैस, कोई एक गैस है उसके आइसोथर्म अगर हम इस तरह से बनाते हैं, टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2 पे अगर वो है एज शोन इन द फिगर, एट कांस्टेंट प्रेशर V is directly proportional to T, so T2 is greater than T1। अच्छा, यहां से हम ये चीज कह सकते हैं कि कौन सा टेम्परेचर बड़ा होगा, T2 या T1। तो आपको देखना है एक प्रेशर पे, एक प्रेशर पे किसका वॉल्यूम ज्यादा है ना, तो ये लार्ज वॉल्यूम है ना, और ये स्मॉलर वॉल्यूम है, स्मॉल वॉल्यूम है। तो जिसका वॉल्यूम लार्ज होगा एट अ गिवन प्रेशर कांस्टेंट, एट अ कांस्टेंट प्रेशर, जिसका वॉल्यूम ज्यादा है, जिसका वॉल्यूम ज्यादा है उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो हम देख सकते हैं ऐसा, PV इक्वल्स टू NRT है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो उस केस के अंदर हम ये कह सकते हैं कि तुम्हारा ये जो है वो कांस्टेंट है। और दूसरी एक चीज कि यहाँ पे दो दो लाइंस जो है वो हमेशा से पैरेलल रहेगी। ठीक है, उसका भी ध्यान रहे। ठीक है, तो T2 जो है वो ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, T1 के कंपैरिजन एट सेम प्रेशर। ठीक है, चलिए, वॉल्यूम ज्यादा है, एक्सपांशन ज्यादा हो रहा है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो ज्यादा एक्सपांड होगा, सिंपल सी बात। नेक्स्ट है द कर्व्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर आर म्यूचुअली पैरेलल। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर एक चीज बोला है एट अ गिवन गैस, बोला है एट अ गिवन गैस, मतलब सेम गैस, फॉर अ सेम गैस वी आर टॉकिंग। यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो दोनों ग्राफ जो है वो पैरेलल जा रहे हैं, भले ऐसे जा रहे हैं मुड़ रहे हैं लेकिन पैरेलल है। ऐसा कब होता है, व्हेन द गैस इज सेम बट दे आर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, they are always mutually parallel and do not intersect each other, never intersect, not cut each other, never intersect, never intersect। ठीक है, हाँ ऐसा हो सकता है अगर दो आइसोथर्म इंटरसेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे को किसी सिंगल पॉइंट पे, तो वहां पर प्रेशर एंड वॉल्यूम की जो वैल्यूज है वो आपको सेम मिलेगी। PV equals to nRT से for temperature T1 and PV equals to nRT से for temperature T2। It means कि तुम्हारा T1 और T2 जो है which is T1 is equal to T2 जो है which is not possible। ठीक है,
अगर P और V की वैल्यू सेम आ रही है तो T1 इज इक्वल्स टू T2 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। और आइसोथर्म अलग अलग है, ठीक है, तो ये चीज का याद रखना, कोई एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे दोनों सेम हो सकते हैं, कोई एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे दोनों सेम हो सकते हैं, ठीक है। एन आइडियल गैस एनक्लोज इन अ कंडक्टिंग सिलेंडर फिटेड an ideal gas enclosed in a conducting cylinder fitted with a conducting piston, let the gas allowed to expand very very slow, ठीक है। यहाँ से वहां पे कंप्लीट होगा। एक आइडियल गैस है, उसको हम कंडक्टिंग पिस्टन के साथ करा और उसको बहुत स्लोली एक्सपांड किया। दिस शॉल कॉज अ वेरी स्लो कूलिंग ऑफ द गैस, but heat will be conducted in the cylinder from the surrounding. Hence, the temperature of gas remains constant. If a gas is compressed very, very slowly, heat will be produced, but this heat will be conducted to the surrounding and the temperature of the gas shall remain constant. सिंपल सी बात है, अगर तुमने कंडक्टिंग सिलेंडर लिया हुआ है, उसके अंदर गैस भरा हुआ है, तो और बहुत स्लोली स्लोली आप उसको कंप्रेस कर रहे हो, तो हो क्या रहा है, वो कंडक्टिंग सिलेंडर है, अगर तुमने अंदर टेम्परेचर बढ़ा है तो वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ वापस क्या कर लेगा, इक्विलिब्रियम क्रिएट कर लेगा, क्योंकि आप बहुत स्लोली कर रहे हो तो उसको इतना टाइम मिलेगा इक्विलिब्रियम क्रिएट करने का, और अंदर के टेम्परेचर को एनी हाउ मेंटेन रखेगा। मीनवाइल आप बहुत टाइम के बाद देखोगे तो आप गैस को कंप्रेस कर चुके होंगे, लेकिन टेम्परेचर उतना का उतना ही होगा, क्योंकि आपने प्रोसेस बहुत स्लोली करी है और उसकी जो वॉल है वो कंडक्टिंग है, इसलिए एटमोस्फियर के साथ वो इक्विलिब्रियम बना के बैठा है। तो जो भी एटमोस्फियर का टेम्परेचर होगा वही तुम्हारे गैस का टेम्परेचर होगा। कंडीशन क्या है, द वॉल शुड बी कंडक्टिंग, द वॉल शुड बी कंडक्टिंग, ठीक है। The heat should be conducting in the cylinder. The temperature of substance remains constant during the melting. So the melting process also I thought मैंने बता दिया ये। A sudden changes are executed in a vessel of infinite conductivity. Then they will be isothermal. देखो conductivity infinite है ना, तो instantaneously equilibrium में चला जाएगा एटमोस्फियर के साथ। आप कैसे भी प्रोसेस कर लो, वो एटमोस्फियर के साथ इक्विलिब्रियम बना के रखेगा, क्योंकि इंस्टेंटेनियसली ये इफेक्ट हो रहा है, और कंडक्टिविटी इनफाइनाइट है तो इसको टाइम ही नहीं लगेगा, वो एटमोस्फेयर के साथ सडन इक्विलिब्रियम के अंदर ही होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी सी बात है कि भाई अगर इनफाइनाइट कंडक्टिविटी वाले इंस्ट्रूमेंट के अंदर, अगर इनफाइनाइट कंडक्टिविटी वाले इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपने किसी चीज को रखा है तो, और वो बहुत फास्ट प्रोसेस के साथ कुछ कर रहा है ना, यहाँ पे आपने गैस रखा हुआ है और वो बहुत फास्ट प्रोसेस हो रही है, तो ये जो तुम्हारा गैस है, ये जो तुम्हारा गैस है ना, वो या तो कंप्रेस हो रहा है या तो एक्सपांड हो रहा है, व्हाटएवर, बट जो हीट एक्सचेंज होगा वो इतना इंस्टेंटेनियस होगा कि टी एटमोस्फियर वो यहाँ पे एटमोस्फियर के टेम्परेचर पे ही रहेगा, एटमोस्फियर के साथ इक्विलिब्रियम बना के रहेगा, क्योंकि तेरी वॉल जो है वो कंडक्टिंग है, तो जो भी प्रोसेस होगा इनफाइनाइट कंडक्टिविटी है, तो उसको टाइम ही नहीं लगेगा हीट को इधर से उधर करने में। तो याद रहे आइसोथर्मल का ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे चलते बेटा क्वेश्चन पे। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस is taken from A to B as shown in the figure given. PV indicator diagram, the work done by the system will be equals to dash. See, work done का फॉर्मूला हमें पता है, nRT नेचुरल लॉग ऑफ V फाइनल अपॉन V इनिशियल, ठीक है, nRT नेचुरल लॉग ऑफ V फाइनल माइनस V इनिशियल। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम जो है, देखो वॉल्यूम यहाँ पे है वो 4 पे जा रहा है 2 से, मतलब वॉल्यूम यहाँ पे डबल हो रहा है, तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एन की वैल्यू मोल आपको दिया हुआ है क्या, कितना है मोल, कितना है मोल, कितना है 1 मोल बोल दिया है, तो एन की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, आर की वैल्यू 8.314 हमें पता है, टेम्परेचर को 300 केल्विन ले लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 2। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको कुछ मिलने वाला है, कितना मिल रहा है लेट्स सी, तो 8.314 इंटू 300 केल्विन और समथिंग समथिंग, ये तो तुम्हारा ये कुछ आ रहा है कितना 17258, तो आंसर आएगा तुम्हारा 17258 इंटू 10⁻⁻1 जूल। आप कैलकुलेशन कर लेना, सारी चीजें रखी हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन एन आइसोथर्मल change, the change in pressure and volume of gas can be represented for three different temperatures, T3 is greater than T2 is greater than T1, प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस। देखो अब यहाँ पर आपको ये बताना है कौन सा सही है। देखो जैसे मैंने कहा कि पीवी का जो ग्राफ है वो पहले कर्व्ड होता है, तो ये भी कर्व्ड है और ये भी कर्व्ड है, ये भी कर्व्ड है और ये भी कर्व्ड है। अच्छा, अब जिसका वॉल्यूम सेम प्रेशर पे ज्यादा है, सेम प्रेशर पे जिसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम ज्यादा है, हाईएस्ट है, तो मतलब T3 जो है
दैट इज हाईएस्ट, और जो क्वेश्चन में बोला है वो ऐसा ही बोला है, T3 ज्यादा है, T2 मीडियम है, T1 सबसे कम है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एज पर अस T3 शुड बी ग्रेटर देन T2, दैट शुड बी ग्रेटर देन T1, और दैट मैचेस ओनली फॉर ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। और यहाँ पर सब तीनों एक दूसरे से पैरेलल भी है, क्योंकि ये किसी एक गैस की ही बात हो रही है। तो जो चीज हमने अभी पढ़ी उसे तुरंत ही यहाँ पे अप्लाई हो रही है। 2023 का बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये 2021 का बढ़िया सा क्वेश्चन था। एक 2023 का और एक क्वेश्चन लेते हैं। हीट इज गिवन टू एन आइडियल गैस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो क्या क्या चीजें सही है? इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस विल डिक्रीज, गलत। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज जीरो, कभी चेंज नहीं हुई। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, तो कभी भी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, मतलब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रह रही है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी विल the internal energy of a gas will decrease, galat. The internal energy of a gas will increase, galat. The internal energy of gas remains constant, सही. The gas will do positive work, the gas will do negative work. चलो, हीट इज गिवन टू द आइडियल गैस, मतलब हीट दिया आपने तो टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो एक्सपांशन होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो तुम्हारा वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। सो दिस इज करेक्ट आंसर। द गैस विल डू द नेगेटिव वर्क विल ऑटोमेटिकली बी द रॉन्ग आंसर। चूज द करेक्ट क्वेश्चन पूछा है तो सी और डी मेरे हिसाब से सही है, दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। यस। नेक्स्ट है 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली इन अ रिजिड वेसल टू डबल इट्स प्रेशर एट रूम टेम्परेचर। अच्छा, यहाँ पर बेटा एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जब हम इसको पढ़ रहे थे तो यहाँ पर हमने एक और चीज अच्छे से देखी थी, यहाँ पर दैट इज कि एनआरटी नेचुरल लॉगरिथम वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। अब हम एक और चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई पी इनिशियल वी इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल। तो वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल को आप पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल भी कह सकते हो। तो यहाँ पे हम एनआरटी नेचुरल लॉग ऑफ एनआरटी नेचुरल लॉग ऑफ पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल, एनआरटी नेचुरल लॉग ऑफ पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल से भी इंडिकेट कर सकते हैं। और इसी के बेस पर ये क्वेश्चन डिपेंडेंट है। आइए चलिए देखते हैं। इसी के बेस पर क्वेश्चन डिपेंडेंट है। 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली इन अ रिजिड वेसल टू डबल इट्स प्रेशर एट रूम टेम्परेचर, मतलब P फाइनल इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स P इनिशियल हो गया। ठीक है। द वर्क डन ऑन द गैस विल बी इक्वल्स टू डैश। तो वर्क डन का फॉर्मूला ही अपना NRT नेचुरल लॉग ऑफ V फाइनल अपॉन V इनिशियल, which can be written as NRT natural log of P initial upon P final। ठीक है, अब सारी चीजें यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, अब द वर्क डन ऑन द गैस विल बी इक्वल्स टू डैश। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो n की वैल्यू क्या है? 1 मोल। n की वैल्यू 1 मोल, तो ये हो गया तुम्हारा 1 मोल इंटू आर की वैल्यू इंटू टी तुम्हारा 300 होगा, और ये तुम्हारा हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 मोल इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली इन रिजिड टू डबल इट्स प्रेशर एट रूम टेम्परेचर। अच्छा, डबल इट्स प्रेशर एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पे प्रेशर डबल हो रहा है, तो 1/2 आना चाहिए। आंसर इज डी विच इज नेचुरल लॉग ऑफ 2। अच्छा, व्हाट विल द वर्क डन ऑन द गैस? ऑन द गैस, अच्छा ओके, मतलब ये नेगेटिव होगा। ऑन द गैस पूछा है तो हमें मिल रहा है वर्क डन। अच्छा, वर्क डन ऑन द गैस इसका उल्टा होगा, माइनस में आएगा आंसर। तो अगर आप इसको उल्टा कर लोगे, ये है बाय द गैस होगा, ये बाय द गैस होगा। लेकिन आप अगर इसको पी फाइनल नेचुरल लॉग ऑफ पी फाइनल अपॉन पी इनिशियल करोगे तो वर्क डन ऑन द गैस मिलेगा, जो उल्टा होता है इसका, इनवर्स हो जाएगा ना। तो ये माइनस साइन अगर हम अंदर दे देंगे तो पूरा इनवर्स हो जाती है चीज़ें। तो 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 300 मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 2, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 300 आर। हाँ मतलब आई गया 300 आर नेचुरल लॉग ऑफ 2, दैट्स द करेक्ट आंसर, दिस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आइसोबेरिक प्रोसेस। अब बेटा आइसोबेरिक, आइसो मतलब सेम, बार आपको पता है प्रेशर के लिए इंडिकेट होता है ना। तो आइसोबेरिक मतलब सेम प्रेशर, मतलब द प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम remains constant is called isobaric process। ठीक है, अब
चलिए, अब आइसोबेरिक प्रोसेस के अंदर क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी हम कह सकते हैं इजीली, है ना। तो क्योंकि पी कांस्टेंट है तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, है ना। तो हम कह सकते हैं वी वन बाई टी वन मस्ट बी इक्वल टू वी टू बाई टी टू, है ना, वी टू बाई टी टू। तो यहाँ पर चार्ल्स लॉ फॉलो होगा, चार्ल्स लॉ इज फॉलोड, चार्ल्स लॉ इज फॉलोड, चार्ल्स लॉ को फॉलो किया जाता है, ठीक है। अगर हम इंडिकेटर डायग्राम ड्रॉ करें तो पीवी के लिए अगर हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो आप, क्योंकि वॉल्यूम सॉरी प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट होता है तो प्रेशर वाली जो लाइन है वहां पे आपको स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी कुछ इस तरह से, ठीक है। अच्छा, टीवी वीटी जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आएगा कुछ इस तरह से, सी वीटी ग्राफ है ना, वो आपका स्ट्रेट लाइन आएगा कुछ इस तरह से, इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगा। सेकेंड थिंग हमारा अभी कौन सा रहा, पीवी हो गया, पीटी, पीटी ग्राफ है तो उसमें अगेन प्रेशर कांस्टेंट है तो इसी लाइन पे आपको कांस्टेंट लाइन देखने को मिलेगी, कांस्टेंट लाइन देखने को मिलेगी कुछ इस तरह से, ठीक है। अभी ये वी इनिशियल है, ये भी फाइनल है, तो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम आइसोबेरिक प्रोसेस को बता सकते हैं। अभी बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट अबाउट फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग अगर बेटा हम बात करी जाए तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो इसमें से कुछ भी जीरो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज हो ही रहा है, तो ये एन आर डेल्टा टी बाई टू तेरा आएगा ही पिक्चर में। और वर्क डन जो है, वर्क डन जो है वो आप कैसे दे सकते हो, चलो इंटरन एज तो नफरत बाई टू हो ही जाएगा, है ना। बट वर्क डन आप कैसे दोगे, चलो वर्क डन आप कैसे दोगे, हाउ विल यू फाइंड आउट वर्क डन। तो वर्क डन दो तरीके से फाइंड किया जाता है, पी डेल्टा वी और इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, ठीक है। इस तरीके से आप वर्क डन निकाल सकते हो। अच्छा बेटा आप डेल्टा क्यू को एन सी पी डेल्टा टी से भी फाइंड कर सकते हो, डेल्टा क्यू को एन सी पी डेल्टा टी से भी फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। और बताए डन। तो यहाँ तक हम इसको सारी चीज़ें डन कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, आइसोबेरिक प्रोसेस में बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जैसे ओपन एयर प्रोसेस जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह कांस्टेंट रख के कोई भी काम किए जाते हैं, तो वहाँ पे आइसोबेरिक प्रोसेस हम क्या, जैसे हमारे यहाँ पे जो हम गैसेस के अंदर काम करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे अभी हम लोग सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है तो यहाँ पर अगर कुछ वर्क हो रहा है तो दैट इज ऑलवेज ऑन द सेम प्रेशर हैपनिंग, राइट। बट हम अगर गैस की बात करें तो हम कभी भी उसका प्रेशर कांस्टेंट रख के अगर कोई चीज़ काम कर रहे होते हैं तो जो वेरिएशन होता है वो इन ग्राफ्स के मुताबिक हमें देखा जा सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल तो बता दिया कि हम लोग भी आइसोबेरिक प्रोसेस पे होते हैं, मतलब आइसोबेरिक ही चीज़ें यहाँ पर होती है। अब नेक्स्ट है आइसोकोरिक प्रोसेस। चलो कोई चीज़ मिस तो नहीं की हमने, आइसोबेरिक में सारी चीज़ें आ गई। प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यस आ गई। यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात भी कर ली हमने, ठीक है। इंडिकेटर डायग्राम भी मैंने आपको बता दिया, है ना। चार्ल्स लॉ फॉलो होता है, वो सारी चीज़ें भी हो गई। चलो आइसोकोरिक देख लेते, ये दो छोटी प्रोसेस है, ईजी प्रोसेस है ना, इसके क्वेश्चन हम लोग देखते रहेंगे। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, सी आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। अब वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट होगा तो हमें पता है पीवी इक्वल टू एन आर टी होता है, तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो पी वन बाई टी वन मस्ट बी इक्वल टू पी टू बाई टी टू, पी वन बाई टी वन मस्ट बी इक्वल टू पी टू बाई टी टू, ठीक है। ओके, अभी इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है, प्रेशर कुकर, है ना। अभी प्रेशर कुकर जो है उसके अंदर जो कोई भी प्रोसेस होती है तो उसमें वॉल्यूम नहीं चेंज होता, आप क्या करते हो सारी चीजें अंदर रख देते हो फिर उसको सिर्फ हीट देते हो। तो जब आप इस तरह से कोई आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क कर रहे होते हो तो यहाँ पर गेल-यूसेक लॉ फॉलो होता है ना। और जो भी आप काम कर रहे होते हो, वर्क डन कर रहे हो, एनर्जी दे रहे होते हो, वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा। कभी भी यहाँ पे वर्क डन नहीं हो रहा गैस के ऊपर, तो वर्क डन जो है उसकी वैल्यू हमेशा जीरो होगी इस केस के अंदर, ठीक है।
तो यहाँ पर एग्जाम्पल है प्रेशर कुकर। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आइसोकोरिक प्रोसेस के जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रख के हम काम कर रहे होते हैं, बट दैट आर ऑन ऑल द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल वेयर गैसेस आर यू नो डन। प्रेशर कुकर आप इजीली याद इसीलिए रख सकते हो क्योंकि प्रेशर कुकर कभी ऐसे फूलता नहीं है, उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ सकता, उसका वॉल्यूम हमने फिक्स कर दिया। उसमें चीज़ें रख के हम जब हीट करेंगे तो सिर्फ अंदर वाली चीज़ों को ही इंटरनल एनर्जी मिलेगी, कोई भी वर्क डन ऐसा नहीं होगा जो उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन में काम लग रहा हो, तो देर इज नो वर्क डन। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वॉल्यूम एक्सपांड होगा तभी वर्क डन होगा। यहाँ पर गियल-ल्यूसेक्स लॉ फॉलो होता है, ठीक है, गियल-ल्यूसेक लॉ फॉलो होता है। गियल-ल्यूसेक लॉ क्या कहता है कि भाई कभी भी अगर पीवी ग्राफ है, पीटी ग्राफ है और टीवी ग्राफ है, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो ये रहा वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो ये रहा वॉल्यूम कांस्टेंट। पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, स्ट्रेट लाइन आएगा, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, स्ट्रेट लाइन आएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं। तो ये इंडिकेटर डायग्राम्स है, these are called indicator diagrams, ठीक है। अच्छा सर, अभी लेट्स लुक एट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर वर्क डन जो तुम्हारा होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू दैट इज गिवन एज पी डेल्टा वी। अब क्योंकि डेल्टा वी इक्वल्स टू जीरो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले स्पेसिफिक हीट में बात करी थी, तो डेल्टा डब्ल्यू विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू जीरो, देर इज नो वर्क डन, ठीक है, तो वर्क डन भी तुम्हारा जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग कि जो तुम्हारा हीट एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज करने के लिए यूज होता है ना। अगर आप हीट सप्लाई करोगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, अगर हीट एब्जॉर्ब कर लोगे सिस्टम से तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा चीज़ों का, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वर्क डन और सॉरी हीट एनर्जी सप्लाइड, नॉट वर्क डन, हीट एनर्जी सप्लाइड, सप्लाइड और एब्जॉर्ब्ड from the body is used for the change in internal energy, change in internal energy of system, change in internal energy of system, absorbed from the system not body, किसी सिस्टम थर्मोडायनामिक सिस्टम से ये सारी चीजें हो रही होती है। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। आइसोकोरिक प्रोसेस बहुत सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीजें देख लेते हैं। क्वेश्चंस जो है जो जेईई मेंस 2024 में पूछा है, 0.08 kg एयर इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम में एक और चीज मैं आपको बता दूं कि हम कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए डेल्टा डेल्टा क्यू जो है दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा यू और दैट इज इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी से ले सकते हैं, ठीक है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी, और वही हीट सप्लाइड होता है फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। तो फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस हम इसको यूज कर सकते हैं। चल, तो 0.08 kg air is heated at constant volume through 5 degree Celsius. The specific heat of air at constant volume is 0.17 कैलोरी पर केजी। तो यहाँ पर तुम्हारा जो मास है वो 0.08 kg है, ठीक है, ठीक है, हीटेड कांस्टेंट वॉल्यूम थ्रू 5 डिग्री सेल्सियस। द स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब S आपको दे दिया है या C आपको दे दिया है, स्पेसिफिक हीट C एट कांस्टेंट वॉल्यूम V इज 0.17, 0.17 इंटू 10⁻³ कैलोरी मल्टीप्लाइड बाय 4.18 करेंगे तो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी क्या होगा, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। सी, अब हमें एक चीज पता है, डेल्टा यू इज नथिंग बट एन सी वी डेल्टा टी, है ना, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया। अब मोल जो है, मोल कितना है, मोल दिया है क्या हमें,
या ms डेल्टा टी से कर देते हैं, आई थिंक वही बेटर रहेगा, है ना। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, स्पेसिफिक हीट दी हुई है ना हमें, तो m मास कितना है, मास 0.08 इंटू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम 0.17 इंटू 10⁻³ इंटू 4.18 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी विच इज 5। ठीक है, तो इससे हमें आंसर मिल जाएगा, जो भी आएगा वो आप कैलकुलेट कर लेना यहाँ पे, जो भी आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ डायटोमिक गैस गैमा इक्वल्स टू 1.4, सो गैमा तुम्हारा 1.4 गिवन है। अच्छा, 1.4 को मैं 14/10 कह सकता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू नथिंग बट 7/5। ठीक है, अब इसका जो वर्क डन है वो 400 जूल पे हो रहा है। वर्क डन व्हेन इट एक्सपांड्स आइसोबेरिकली, द हीट गिवन टू द गैस इन द प्रोसेस इज डैश जूल। ठीक है, अब हीट गिवन टू द गैस इज इक्वल्स टू डैश जूल। देखो भाई, अब आइसोबेरिक प्रोसेस जो है ना, उसमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब हम ये रहा आइसोबेरिक प्रोसेस, कहाँ गई आइसोबेरिक प्रोसेस, यस। अब इसमें दोनों चीजें हैं, है ना। तो यहाँ पर हम एक चीज देख लेते हैं कि भाई व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इन इंटरनल एनर्जी, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज इन इंटरनल एनर्जी, पहला क्वेश्चन। मतलब डेल्टा यू बाय डेल्टा क्यू कितना है, तो इसका हो गया एन सी वी डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू है एन सी पी डेल्टा टी, तो ये हो गया तुम्हारा सी वी अपॉन सी पी विच इज नथिंग बट 1/गामा। ठीक है, सेकेंड थिंग, सेकेंड आपको क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज विथ फॉर वर्क डन के पास कितना फ्रैक्शन होता है। देखो, अब यहाँ पे टोटल एनर्जी का दो पार्ट हो रहा है ना, टोटल एनर्जी दो पार्ट में बढ़ रही है, तो इंटर एनर्जी चेंज करे वर्क डन करे इस आइसोबेरिक के लिए। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज सप्लाइड और यूटिलाइज इन वर्क डन, इन वर्क डन। तो वर्क डन में कितना सप्लाई हुआ या यूटिलाइज हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा क्यू हमें फाइंड करना है, विच इज नथिंग बट डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू विच इज नथिंग बट 1 माइनस डेल्टा यू बाय डेल्टा क्यू। अब ये हो गया 1 माइनस 1/गामा, है ना। अब बेटा इसी पे प्लेस्ड है। अब दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या देखा, नंबर वन, वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर वन, ये एक और ये दो। क्या देखा हमने, क्या देखा बताओ, चलो क्या देखा हमने, डेल्टा यू बाय डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू 1/गामा एंड डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/गामा। अब आ जाते, चलिए इस क्वेश्चन के ऊपर। अब ये क्वेश्चन कितना अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, सी द हीट गिवन टू द गैस। अब क्या बोला इसने, द डायटोमिक गैस डस 400 जूल ऑफ वर्क। तो अभी डेल्टा डब्ल्यू तो तेरा आ गया 400 जूल, तो आपको पूछा है डेल्टा क्यू कितना होगा बताओ। तो अब मेरे को तो पता ही है ना, डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा क्यू जो है वो 1 माइनस 1/गामा है। अब डेल्टा डब्ल्यू मेरे पास है, गामा की वैल्यू उसने 1.4 दे दी है। ठीक है, तो अब मैं आराम से फाइंड कर सकता हूं, अगर मैंने इसकी वैल्यू निकाली 1 माइनस 7/5, है ना, सॉरी 1 माइनस 1/7/5, 1 माइनस 1/7/5 विच इज 2/7, है ना। तो डेल्टा क्यू जो है वो मेरा आ जाएगा डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 2/7 विच इज 7 टाइम्स डेल्टा डब्ल्यू बाई 2। तो ये मेरा हो जाएगा 7 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 2, तो हो जाएगा 200, 7 2 ज़ा 14, तो तेरा 1400 जूल विल बी द आंसर। ठीक है, 2022 का बढ़िया सा क्वेश्चन। तो हम आराम से ऐसे क्वेश्चंस भी इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। बेटा एडियाबेटिक प्रोसेस किसको कहते हैं, सी एडियाबेटिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हीट एनर्जी जो है वो, मतलब डेल्टा क्यू जो है वो हमेशा जीरो होगी। ऐसी प्रोसेस होगी जिसमें देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट
स्टिल द प्रोसेस इज हैपनिंग, ठीक है। इट्स अ वेरी फास्ट प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज का टाइम ही नहीं मिलता है। जो भी तुमने वर्क डन किया उसके वजह से जो भी चेंजेस है वो तुरंत इंटरनल एनर्जी के अंदर रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। आप दूध गर्म कर रहे हो, ठीक है, आपने वो ग्लाउस पहन रखे, ऐसे पकड़ के रखा है। जैसे वो दूध उभरा रहा होता है, आप सीधा वो तपेली को ऊपर कर लो, तो क्या होता है, दूध थोड़ी देर तक और उभराएगा, फिर नीचे आएगा। ये जो थोड़ी देर तक उभराया, तब अंदर गैस वाली हीट एनर्जी दूध को मिल नहीं रही थी, लेकिन फिर भी उसका एक्सपांशन हो रहा था। तो ये प्रोसेस जो फास्ट है, आपने तुरंत हीट एनर्जी हटा ली, तो वो जो जो प्रोसेस है वो मोमेंटम में थी, तो स्टिल वो थोड़ा एक्सपांशन हुआ, फिर वो नीचे आना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं इट्स अ वेरी फास्ट प्रोसेस। जब साउंड ट्रैवल करता है तो जो कॉम्प्रेक्शन एंड रेयरफेक्शन होता है, ये भी एडियाबेटिक प्रोसेस होती है। और क्योंकि अभी मैं बोल रहा हूँ, वहां पे दूर तक कोई भी बंदा सुन रहा है, तो फटाफट क्विक प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर एडियाबेटिक प्रोसेस कैसी होती है, इट्स अ वेरी वेरी क्विक प्रोसेस, इट्स अ क्विक प्रोसेस। It's a very quick process, very fast process. It's a very fast process. Energy exchange between system and surrounding is zero. Means delta Q equals to zero. No heat supplied, no heat supplied, and no heat absorbed. No heat absorbed. ठीक है। इसका इंडिकेटर मतलब जो इक्वेशन है वो है पीवी रेस टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। पीवी रेस टू गामा इज कांस्टेंट। टी वी रेस टू गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट। टी वी रेस टू गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट। देखो आपको सिर्फ ये एक इक्वेशन पता है, ये कैसे आया, ये एक इक्वेशन आपको पता है, आप सारे इक्वेशन निकाल सकते हो। सी अगर मैंने बोल दिया पीवी रेस टू गामा इज कांस्टेंट, ठीक है, नाउ हमें एक चीज पता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी विच इज आइडियल गैस इक्वेशन। अगर मैं एक काम करता हूँ, पी की जगह मुझे टेम्परेचर सेट करना है, तो प्रेशर इज इक्वल टू टेम्परेचर अपॉन वी वॉल्यूम। प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टी बाई वी, तो पी की जगह पर मैं टी बाई वी लिख दूं इनटू वी रेस टू गामा, दैट आल्सो शुड बी कांस्टेंट। तो टी वी रेस टू गामा माइनस 1 तेरा कांस्टेंट हो गया। अगर तेरे को पता है कि भाई पी वी रेस टू गामा मेरा कांस्टेंट है, पी वी रेस टू गामा मेरा कांस्टेंट है, अब मुझे तो पता है पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, तो अब मुझे वॉल्यूम को अगर यहाँ से निकालना है, पी और टी के फॉर्म में लाना है, पी टी के फॉर्म में लाना है, तो V इक्वल्स टू एन आर टी बाई पी होगा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी है। अब यहाँ पर P तो है ही मेरे पास, लेकिन V की जगह पे मैं लिखूंगा T बाई पी, और ये हो जाएगा होल रेस टू गामा, तो हो जाएगा P रेस टू 1 माइनस गामा इंटू टी रेस टू गामा, और ये हो जाएगा कांस्टेंट। P रेस टू 1 माइनस गामा इंटू टी रेस टू गामा, दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P को ऐसा का ऐसा रहने देते हैं, टी रेस टू गामा अपॉन 1 माइनस गामा, दैट इज ऑल्सो कांस्टेंट। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, डन है। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, यस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। It is that thermodynamic process in which pressure, volume and temperature of a system do change, but there is no exchange of heat between the system and surrounding. No exchange of heat. वो तो मैंने पहले ही बता दिया, कोई एक्सचेंज नहीं होता। ठीक है, a sudden and quick process, it's a sudden and quick process will be adiabatic since there is no sufficient time available for exchange of heat. A gas enclosed in a thermally insulated cylinder fitted with a non-conducting piston. कंडक्टिंग पिस्टन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कैसा होना चाहिए, नॉन कंडक्टिंग। आइसोथर्मल में कंडक्टिंग था। इफ द गैस इज compressed suddenly by moving the piston downwards, some heat is produced. This heat cannot escape from the cylinder. Consequence, there will be an increase in the temperature of gas. है ना, कभी मैंने एक बहुत अच्छा सा एक वीडियो देखा था, उसके अंदर उन्होंने क्या किया था, एक सिलेंडर लिया था ग्लास का बना हुआ, और वो बहुत मोटा सा सिलेंडर था, उसमें एक पतला सा छेद था, ट्रांसपेरेंट था, दिख रहा था पूरा, और उसमें उन्होंने कॉटन बॉल रख दिया और ऊपर से पिस्टन डाला, और पिस्टन को इतना जोर से पुश किया
तो वो पूरा गैस जो अंदर था ना वो कंप्रेस हो गया और हीट इतनी तेज हो गई कि अंदर रखा हुआ जो कॉटन बॉल था वो जल गया उस हीट की वजह से। तो क्योंकि ये बहुत फास्ट प्रोसेस होती है तो अंदर की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है गैस की, और वो गैस क्योंकि उस कॉटन बॉल के कांटेक्ट में था तो वो जल जाता है। तो ये बहुत अच्छा सा एक एक्सपेरिमेंट था। It means the work done by an ideal gas during adiabatic expansion is on the cost of change in internal energy. तो work done जो भी हुआ वो due to the change in internal energy होगा, at the cost of change in internal energy. It's proportional to the fall or rise in the temperature of gas. ठीक है. If a gas is suddenly expanded by moving the piston outward, there will be decrease in temperature. तो expanded हुआ तो there will be decrease in temperature. ठीक है. एग्जाम्पल बहुत अच्छे देके रखे, बस्टिंग ऑफ साइकिल ट्यूब, एकदम से फूटना, वो फास्ट प्रोसेस। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव्स, मैंने अभी एग्जांपल दिया। इन डीजल इंजन बर्निंग ऑफ डीजल विदाउट स्पार्क प्लग इज ड्यू टू द एडियाबेटिक कंप्रेशन ऑफ डीजल वेपर एंड एयर मिक्सचर। सी क्या होता है डीजल के अंदर, क्या किया जाता है कि कंप्रेस्ड एयर के साथ उसको लेके फटाफट उसको कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस्ड एयर के साथ डीजल को मिला दिया गया तो कंप्रेस्ड एयर जो होती है वो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर डीजल को लेके जाती है, उससे डीजल जल जाता है। तो उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि मिक्सचर फटाफट जल जाएगा और आपको स्पार्क प्लग की जरूरत नहीं पड़ती है इस केस के अंदर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर मैं एक और चीज डिस्कस करना चाहूंगा जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और वर्क डन का फॉर्मूला। ठीक है, तो वर्क डन के दो फॉर्मूला है। वर्क डन इज इक्वल्स टू P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस वन और म्यू आर या तो एन आर या तो एन आर T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस वन। इसका खास ध्यान रखना बिकॉज अगर आप T1 माइनस T2 लिखते हो तो ये आपका इनिशियल है, ये आपका फाइनल है। लेकिन व्हेन वी राइट डेल्टा टी, तो डेल्टा टी का मतलब होता है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, तो जब आप डेल्टा टी लिखते हो तो यहां पर गामा माइनस वन की जगह वन माइनस गामा हो जाएगा, वर्क डन का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पर वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो इससे दिया जा सकता है, ठीक है, या इससे दिया जा सकता है, या इससे दिया जा सकता है। बट खास ये ध्यान रखना गैमा माइनस वन कब लेना है और वन माइनस गामा कब लेना है। ठीक है, बिकॉज यहां पर गलती हो सकती है। ठीक है, तो ये वर्क डन का फॉर्मूला। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, सिंस सिंस नो हीट इज सप्लाइड, सिंस नो हीट सप्लाइड और अब्सॉर्ब्ड, सप्लाइड और एब्सॉर्ब्ड, एब्सॉर्ब्ड, हम कह सकते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू जीरो, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू जीरो एंड डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। तो वर्क डन हो रहा है वो एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी हो रहा है, एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी हो रहा है। ठीक है, इंटरनल अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इंटरनल एनर्जी को कम होना पड़ेगा, उसी केस में ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो गया। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन देखते हैं फिर डन करते हैं इसको। ठीक है, फिर इसको हम यूज करेंगे, कंबाइंड प्रोसेसेस होगी, बहुत सारी ग्राफ वगैरह सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो एक आध क्वेश्चन अच्छा सा देखते हैं। फॉर हाँ एडियाबेटिक के बारे में एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया भाई, बढ़िया सी चीज बताना भूल गया मैं, क्या भूल गया? इसका जो कर्व होता है वो कैसा होता है ना, कहाँ गया? हाँ ये कर्व तो उसका देखा नहीं हमने, कर्व देख लेते, कर्व देख लेते, कर्व देख लेते, यहाँ पे कर्व देखेंगे हम, यहीं पे देख लेते हैं। पीवी रेस टू गामा इज कांस्टेंट। ठीक है, पीवी रेस टू गामा इज कांस्टेंट, इसका ग्राफ कैसा होगा? पीवी ग्राफ कैसा होगा? पीवी ग्राफ कैसा होगा? तो बेटा पीवी ग्राफ इसका ऐसा सा होगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर आइसोथर्मल का भी तो ऐसा था। तो देखो आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि हम जानते हैं पीवी रेस टू गामा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अगर मैं इसको बोल दूं पी इंटू डी बाई डी वी ऑफ वी रेस टू गामा इंटू डी वी प्लस वी रेस टू गामा इंटू डी पी, ये जीरो हो जाएगा, मैंने डिफ्रेंशिएट किया दोनों साइड पे। अब ये मेरा हो जाएगा पी डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज गामा वी रेस टू गामा माइनस वन
राइट, इंटू डी वी मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ वी रेस टू गामा इंटू डी पी। अब मैं कह सकता हूँ पी गामा वी रेस टू गामा अपॉन वी इंटू डी वी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी रेस टू गामा डी पी। तो वी रेस टू गामा कैंसिल हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा माइनस ऑफ गामा पी बाई वी इज इक्वल टू डी पी बाई डी वी। तो ये हो गया मेरा स्लोप ऑफ ग्राफ, ये हो गया मेरा स्लोप ऑफ ग्राफ, है ना, स्लोप ऑफ ग्राफ हो गया। तो बेटा यहाँ पर हम कोई भी पॉइंट पे अगर ग्राफ का स्लोप निकालते हैं किसी भी पॉइंट पे, तो स्लोप होगा मेरा माइनस ऑफ गामा इनटू पी बाई वी, यहाँ का प्रेशर अपन यहाँ का वॉल्यूम, पी बाई वी दैट इज यहाँ का प्रेशर अपन यहाँ का वॉल्यूम। तो सर यहाँ पे क्या मैं ये कह सकता हूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ, कैन वी से दैट दिस गामा जो है उतना टाइम्स द स्लोप ऑफ, ये पी बाई वी किसका स्लोप था याद करो, पी बाई वी किसका स्लोप था, पी बाई वी आइसोथर्मल का स्लोप था, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था याद करो, P by V was the slope of isothermal, है ना, हमने देखा था P by V was the slope of isothermal, P by V was the slope of isothermal, dP by dV is minus of P by V, it was the slope of isothermal graph। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक ग्राफ, एडियाबेटिक का जो स्लोप होता है ना, ठीक है, तो यहाँ पे एडियाबेटिक का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज इक्वल टू गामा टाइम्स द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्लोप of adiabatic is equals to gamma times slope of isothermal and this gamma is always greater than 1, always greater than 1, always greater than 1। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक हमेशा ज्यादा होगा स्लोप ऑफ आइसोथर्मल से। मतलब अगर मैं कभी भी दो चीजों को कंपेयर करता हूँ, कंपेरेटिव स्टडी ऑफ बोथ, अगर मैं दोनों की कंपेरेटिव स्टडी करता हूँ, सी यहाँ पर मान लो इस तरह से आपको दो स्लोप दिए हुए है ना, तो ये हमेशा आइसोथर्मल होगा और जिसका स्लोप ज्यादा है नेगेटिव में ये हमेशा एडियाबेटिक होगा, एडियाबेटिक होगा, ठीक है। और कभी भी अगर आप ये कर रहे हो, है ना, कंप्रेशन कर रहे हो, दिस फॉर कंप्रेशन, दिस फॉर कंप्रेशन, दिस इज फॉर एक्सपांशन, ये कंप्रेशन है और ये किसका था, ये एक्सपांशन का था, ये एक्सपांशन का था, ठीक है। तो यहाँ पर कभी कभी पूछा जाता है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसका वर्क डन ज्यादा होगा, तो कंप्रेशन के अंदर आइसोथर्मल का वर्क डन एडियाबेटिक से ज्यादा है, इसका एरिया अंडर द कर्व ज्यादा है, सो वर्क डन बाय आइसो इज ग्रेटर देन वर्क डन बाय एडिया इस केस में। और कंप्रेशन की अगर बात करें, ये एक्सपांशन है, कंप्रेशन की बात करें तो वर्क डन बाय एडिया, है ना, ये एडियाबेटिक है, ये एडियाबेटिक है क्योंकि स्टीप है और ये आइसोथर्मल है, ये आइसोथर्मल। तो इस केस के अंदर वर्क डन बाय एरिया इज ग्रेटर देन वर्क डन बाय आइसो। ध्यान रहे जब भी हम सेम पॉइंट से कंप्रेशन कर रहे हो तो कंप्रेशन में हमेशा प्रेशर बढ़ना चाहिए, कंप्रेशन में प्रेशर बढ़ता है वॉल्यूम कम होता है, एक्सपांशन के अंदर प्रेशर कम होगा और वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है बेटा, डन है। तो इसी के बेस पर ये वाला क्वेश्चन था, जो पहला ही क्वेश्चन देखकर हम लोग ने टॉपिक देख लिया, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज दिस, for an adiabatic expansion of an ideal gas, for an adiabatic expansion of an ideal gas, the fractional change in its pressure is equals to dash, मतलब dp by dv क्या होगा, तो अभी हमने फाइंड किया माइनस ऑफ गैमा p by v, है ना, तो फ्रैक्शनल चेंज यही तो हो गया स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ pv ग्राफ फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। तो माइनस ऑफ गामा पी बाई वी, माइनस ऑफ गामा पी बाई वी होता है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल चेंज इन प्रेशर इज इक्वल्स टू दिस, तो डीपी बाई, हम यहाँ से इसको थोड़ा ऐसे भी कर सकते हैं, डीपी बाई पी पूछा है ना इसने, तो माइनस ऑफ गामा डीवी बाई वी, है ना, थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो माइनस ऑफ गामा डीवी बाई वी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, सैंपल ऑफ गैस एट टेम्परेचर टी इज एडियाबेटिकली एक्सपांडेड टू डबल इट्स वॉल्यूम, ठीक है। Adiabatic constant for gas is gamma equals to 3/2, the work done by the gas in the process is dash। 2024 का क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है, बढ़िया सा। क्या बोला है,
वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस इज डैश, द सैंपल ऑफ गैस हैज टेम्परेचर टी। सी एडियाबेटिक प्रोसेस है तो टीवी रेस टू गामा माइनस वन, T1 V1 रेस टू गामा माइनस वन इक्वल्स टू T2 V2 रेस टू गामा माइनस वन होगा। यस, अब गामा की वैल्यू 3/2 दी है ना, तो गामा माइनस वन इज इक्वल्स टू 3/2 माइनस वन विच इज इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ पर क्योंकि बेटा क्या हो रहा है, डबल इट्स वॉल्यूम, मतलब ये हो जाएगा T2 इंटू 2V1 होल रेस टू गामा माइनस वन विच इज 1/2, T1 V1 रेस टू गामा माइनस वन विच इज 1/2। तो ये हो जाएगा T1 V1 रेस टू 1/2 इज इक्वल्स टू T2 2 रेस टू 1/2 इंटू V1 रेस टू 1/2। तो V1 रेस टू 1/2 V1 रेस टू 1/2 कैंसिल होगा, सो T1 बाई T2 इज इक्वल्स टू √2 हो गया, और T1 बाय √2 इज इक्वल्स टू T2 हो गया। T1 बाय √2 इज इक्वल्स टू T2 हो गया। ठीक है, ओके सर, फाइन सर। तब यहां पर T1 बाय √2 मेरा T2 आ गया। ओके, वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस क्या होगा, सी, तो वर्क डन का फॉर्मूला मुझे तो पता ही है कितना होता है, क्या है, NR। NR मैंने आपको अभी एक चीज समझाई थी, अगर आप डेल्टा T लेते हो तो यहाँ पर 1 माइनस गामा करना है ना, और अगर आप T इनिशियल माइनस T फाइनल लेते हो तो गामा माइनस 1 करना है। आपकी इच्छा, आपको जो करना है आप कर सकते हो। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं NR T1 माइनस T2 करता हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा गामा माइनस वन विच इज 1/2। तो ये मेरा 1/2 का 2 ऊपर चला जाएगा, N ऐसा का ऐसा रहेगा। N आई थिंक कितना मोल है, 1 मोल लेने को बोला है म्यू, तो मैं म्यू को 1 कर देता हूँ, R को ऐसा का ऐसा रहने देता हूँ, है ना, और ये हो जाएगा T1 माइनस T2। अब आप T1 माइनस T2 कर दो, कितना हो रहा है देख लेते हैं। T1 माइनस T2 कितना है, तो T1 को T1 ही रहने देते हैं, T2 को T1 बाई √2 कह देते, तो T1 माइनस T1 बाई √2। तो ये मेरा हो जाएगा बेटा 2R √2 T1 माइनस T1, है ना, डिवाइडेड बाय T1 को हम T कह के कॉमन निकाल लेते हैं, डिवाइडेड बाय √2। अब ये भी हो जाएगा तुम्हारा √2, T कॉमन निकाल लेते हैं तो √2RT √2 माइनस वन, और अगर √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो RT 2 माइनस √2 इज द करेक्ट आंसर। RT 2 माइनस √2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, तो ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन है 2024 का। ठीक है, नेक्स्ट है, the volume of an ideal gas gamma equals to 1.5 is changed adiabatically from 5 liter to 4 liter, the ratio of initial pressure to the final pressure क्या होगा। तो ये 2021 का क्वेश्चन है। वॉल्यूम जो है 5 लीटर, मतलब V इनिशियल जो है वो 5 लीटर थी, है ना, और V फाइनल जो है वो 4 लीटर है अभी। नाउ वी नो दैट P1 V1 रेस टू गामा मस्ट बी इक्वल टू P2 V2 रेस टू गामा। सो हमको क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ इनिशियल प्रेशर टू द फाइनल प्रेशर होगा फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम होल रेस टू गामा। गामा 1.5 है, गामा इक्वल्स टू 1.5 है, तो गामा 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 इक्वल टू 3/2 हो सकता है। यस, तो ये हो जाएगा 3/2। अब सारी चीजें हम बेटा पुट करेंगे तो V2 कितना है 4, 4/5 होल रेस टू 3/2, तो ये मेरा हो जाएगा बेटा 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय √5 का होल क्यूब विच इज इक्वल्स टू 8/5 √5, तो B इज द करेक्ट आंसर। B इज द, बी नहीं, C, आई थिंक C इज द करेक्ट आंसर। 8/5 √5, C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ये ग्राफ है, देखते हैं ग्राफ क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट साइक्लिक प्रोसेस करेस्पॉन्डिंग टू द थर्मोडायनामिक साइक्लिक गिवन इन द फिगर वेयर 1 to 2 इज एडियाबेटिक। ठीक है, थर्मोडायनामिक साइकिल दिया है, ठीक है, ये फिगर दिया हुआ है, इसके हिसाब से हमें आंसर चूज करना है। तो यहाँ पे मेरे को 1 to 2 कौन सा बोला है इसने, एडियाबेटिक बोला है ना, ठीक है, तो ये तेरा एडिया हो गया। ये या प्रेशर कांस्टेंट है तो ये आइसोबेरिक हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो इतनी चीज मुझे समझ में आ रही है। अब लेट्स सी 1 to 2 1 to 2 1 to 2 का मुझे वीटी ग्राफ देखना है, वीटी ग्राफ देखना है। ठीक है, ओके, अब मेरे को एक चीज तो समझ में आ रही है। लेट्स टॉक अबाउट 1 to 2, 1 to 2 के बारे में बात ही नहीं करते, 2 to 3 के बारे में बात करते। चलो 2 to 3 कौन सा, आइसोबेरिक प्रोसेस है। आइसोबेरिक प्रोसेस है तो ये भी सब वॉल्यूम 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 वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम का स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, तो इसका भी स्ट्रेट है, इसका भी स्ट्रेट है, इसका नहीं है, तो ये तो कंपटीशन से आउट हो गया, ये तो आएगा नहीं। इसका भी स्ट्रेट आ रहा है,
इसका भी स्ट्रेट आ रहा है, इसका भी स्ट्रेट आ रहा है। अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट 1 2 3। अब देखो 1 2 3 के अंदर, सॉरी 3 2 1 के अंदर ये आइसो, जस्ट अ मिनट, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, नॉट आइस, ये आइसोबेरिक या आइसोकोरिक 1 2 3 में आई थिंक कांस्टेंट है। यस 1 2 3 बोला ना मैंने, हाँ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 में मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब 1 2 3 में मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है, हाँ तो 1 2 3 वाले मैंने सारे चेक कर लिए, ठीक है। अब 2 2 3 में मेरा प्रेशर कांस्टेंट है। अब बेटा अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा ना, तो हम जानते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो वीटी ग्राफ जो लीनियर आना चाहिए, वीटी ग्राफ लीनियर आना चाहिए, कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन। तो 2 2 3 प्रोसेस का स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना चाहिए, ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना चाहिए विद स्लोप, है ना। तो ये तो वैसे आउट है, तो 2 2 3 वाले का जो स्लोप है वो इसका भी आ रहा है, 2 2 3 वाले का स्लोप इसका नहीं आ रहा, तो ये कॉम्पिटिशन से आउट। 2 2 3 वाले का इसका आ रहा है, ये कॉम्पिटिशन में है। अब 1 2 2 वाला एडियाबेटिक होता है, जो कभी भी स्ट्रेट लाइन होगा नहीं, ऑलवेज कर्व्ड होगा, तो ये वाला जो है वो सारे कंडीशंस मैच करता है, सो डी वाला जो है दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फाइन, अच्छे से क्वेश्चंस है बेटा, ये सारे बढ़िया से क्वेश्चंस है, ठीक है। चलो एक और चीज देख लेते हैं, एक और चीज देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस और लेके आया हूं मैं, आ जाओ यहाँ पे देख लेते हैं। द मोनोएटॉमिक गैस हैविंग दिस मच gamma is stored in a thermally insulated container, gas is suddenly compressed. I'll give you this question as a homework, क्योंकि अभी जो मैंने किया था वो सिमिलर क्वेश्चन ऐसा ही था, 2025 का है, होमवर्क में ले लेना, आंसर आएगा, आपको मजा आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, द वर्क डन इन एन एडियाबेटिक चेंज इन एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन डैश, 2025 का क्वेश्चन है। वर्क डन इन एन एडियाबेटिक चेंज, देखो एडियाबेटिक के लिए डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू है, ठीक है। हम सब बहुत अच्छे से एक चीज जानते हैं कि डेल्टा क्यू जीरो हो जाता है, तो वर्क डन जो होता है वो हमेशा इंटरनल एनर्जी पे डिपेंड करता है, और इंटरनल एनर्जी होती है वो एन एफ आर डेल्टा टी बाई टू पे डिपेंडेंट करती है, विच डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ओनली ऑन टेम्परेचर। तो वर्क डन जो है वो सिर्फ और सिर्फ चेंज इन इट्स टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको मजा आया होगा, सारी प्रोसेसेस को अच्छे से मैंने ब्रीफ कर दिया, राइट और इसकी नोट्स आप सेव कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एंड कार्नोट साइकिल, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।